हेलो एवरीवन, मैं पूजा परपेचुअल ऑफ फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। इसके अलावा यदि आपके पास आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करेंगे, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे आ गए क्लास में। अंजलि जी, मोहम्मद जी, ललिता जी, अभिजीत जी, सारे आ गए? जल्दी से बता दो। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, बाकी सभी जब भी आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 2H में हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। फिर हमने ये डेफिनेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू एंसन। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है circumstances in which promise shall be legally binding on the person making it। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कैसा होना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? तो आपका एक ऐसा ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है, एक ऐसी परिस्थितियों को निर्धारण करता है जहां पर जिन पार्टी के बीच में जो प्रॉमिस हुआ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट क्या होता है, वो दोनों पार्टीज के लिए जो है वो बाइंडिंग होता है। दोनों पार्टीज को उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रति जो है वो काम करना पड़ता है। ठीक है, उनके दायरे में रहकर जो है उनकी जो भी ड्यूटीज एंड कंडीशन अब उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करी गई, एग्रीमेंट बनाते समय जो है डिसाइड करी गई, वो फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, और आगे सभी ललिता जी और रेखा जी भी आ गए। ठीक है, तो फिर हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेट हो जाएगा आज। ठीक है, लगभग 12:30 टाइम हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या था ना, ये जो क्लास चल रही थी ना, ये जो पहले वाली क्लास थी, उसको मैंने यहाँ से एंड कर दिया था, लेकिन वैसे एंड नहीं हुई थी। फिर मैं बार बार शेड्यूल कर रही थी क्लास को, फिर हो ही नहीं रही थी। मैं बहुत टाइम तक करती रही, शेड्यूल ही ना हो। फिर तब जाके मैंने लाइव पर देखा तो वो अभी भी क्लास चली हुई थी। अब पता नहीं कि मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया था और उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है कि जब मैंने पूरा स्क्रीन वगैरह ऑफ कर दिया हो तो फिर क्या ही वहाँ क्लास क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्या स्क्रीन रिकॉर्ड हुई होगी। ये तो अब जब क्लास खत्म होगी और लाइव मेरे को दिखेगी तभी पता चलेगा क्या कुछ बना है उस क्लास में। तो वैसे वो जो शेड्यूल थी पहले, फिर जब मैंने नया शेड्यूल डाल रही थी तो वहां पहले ही आ रहा था कि एरर आ रहा था, उस वजह से सारा चक्कर हो गया और लगभग काफी ज्यादा टाइम हो गया। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी टाइम वेस्ट ना करेंगे हम। ठीक है, और आ, रेखा जी भी आ गए, सारे स्टूडेंट आ गए ना जो जो पहले थे। ठीक है, तो सालमन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसा एग्रीमेंट है जो कि क्रिएट करता है और डिफाइन करता है कि क्या ऑब्लिगेशन है टू एंड पार्टी। देखो, टू और मोर पार्टी, एक और बी, दो के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ तो ये दोनों क्या करेंगे, कोई ऐसे टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर काम करते ना, आप इतने पैसे दे देना, हम ये आपको जो है वो पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन और यहाँ पर डिफाइन क्रिएट की जाती है ऑब्लिगेशन, और डिफाइन की जाती है कि एक पार्टी की दूसरी पार्टी के प्रति क्या कुछ ऑब्लिगेशन बनती है, क्या कुछ उसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, विच द राइट एक्वायर बाय टू और मोर पर्सन, वन और मोर पर्सन टू एक्ट और फॉरवरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर। ठीक है, एंडसन कहते हैं कि ऐसा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि डिटरमाइन करती है, उन सर्कमस्टांसेस को निर्धारण करती है जिसमें जो प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति होता है और जिससे प्रॉमिस, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है ना, वो लीगली बाइंडिंग होता है। दोनों पार्टी के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है वो प्रॉमिस उन दोनों पार्टीज को बाइंड करता है, ये बाध्यकारी करता है कि आपको इन पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये एंसन ने कहा था। इसके अलावा हमने एग्रीमेंट देखा था सेक्शन 2E में। ठीक है, ऑफ दिस एक्ट ये डिफाइन करता है टर्म एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, कि ऐसा कोई एवरी प्रॉमिस, दो पार्टीज के बीच में देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
ए और बी के बीच में, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। या तो आपका कॉन्टिन्यू में डेली के डेली आप जो है वो आपने एग्रीमेंट किया है कि आप मेरे को प्रतिदिन क्या कर देना, ये पर्टिकुलर गुड्स डिलीवर कर देना और मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा। तो ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो रहा है, ठीक है, क्या सीक्वेंस में चल रहा है वो प्रॉमिस। तो बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो वो होता है एग्रीमेंट। और एन एग्रीमेंट प्लस, एग्रीमेंट कैसे बनता है, जिसमें प्रॉमिस हो प्लस कंसिडरेशन हो, वो बनता है एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर केस देखा था हमने, जिसमें ये बोला था कि एक दो मैरिड कपल थे, वो श्रीलंका में रहते थे और वो छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड में चले गए। उसके बाद क्या हो गया कि वो मिसेस वेलफेयर जो थी उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और जिस कारण जो है वो वापस नहीं आई। लेकिन मिस्टर वेलफेयर जो है वो श्रीलंका जो है वो वापस आ गए। अब वापस आ गए तो हो सकता है कि उनका जो है वो उनके बीच में जो है वो अनबन हो गई होगी, और जिस कारण क्या है उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था हर मंथ उनको 30 पाउंड देने का, वो उसको नहीं दे पाए और उन्होंने क्या कर दिया, उसको देने से इनकार कर दिया। तो फिर वो केस कोर्ट में पहुंची इस केस करने के लिए कि जी मेरा तो गुजारा हो नहीं रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को बोला था कि मैं 30 पाउंड जो है वो हर मंथ दूंगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपने जो ये बोला था कि वो वर्बली बोला था, और ये उस टाइम जब ये आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप यहाँ से कोई, जैसे कि मिस्टर वेलफेयर उसको हर महीने 30 पाउंड जो है वो देंगे, ठीक है, उसके लिए आपने कोई भी रिटन में या किसी भी तरह से लीगली रिलेशनशिप को शो करने के लिए ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह, मतलब ये जो एग्रीमेंट आपने 30 पाउंड को लेकर आप यहाँ पर आपको आपने इनको लेने के लिए कोर्ट में केस किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है। और यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने। ठीक है, तो ये हमारा केस था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट समझें तो क्या होता है, फर्स्ट थिंग वैलिड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि वैलिड एग्रीमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो है आपका वैलिड एग्रीमेंट, जिसमें सेक्शन 10 की सारी कंडीशन फॉलो होती है, वो होता है वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट के पास साथ साथ जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक्शन 10 की सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, इन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो है क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, मतलब एक पार्टी जो है उसको वॉइड कर देती है। ठीक है, और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वॉइड इन एब्सोल्यूट है, मतलब आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि शुरू से ही वॉइड है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से इनिशियल लेवल पर। ठीक है, और इलीगल एग्रीमेंट कि आप जो भी लेन देन कर रहे हो, जो भी आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है, ये इलीगल है। जब उसका पर्पस ही लीगल नहीं होगा तो आप कोर्ट में केस कैसे फाइल करोगे। आप देखो कि आप कोर्ट में ये तो नहीं बोल सकते कि सर इसने तो मेरे को बोला था कि मैं उसको 20 केजी जो है वो ड्रग्स डिलीवर करूंगा, तो ये मेरे को कार डिलीवर कर देगा। तो सबसे पहले तो कोर्ट तो आपका ही नंबर लगा देगी कि आप इस तरह से गलत इलीगल तरीके से जो है वो आप ड्रग की सप्लाई या वगैरह कैसे कर सकते। ठीक है, तो ये इसका पर्पस ही इलीगल है, तो वो होता है इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि इन्फोर्सेबल तो होगा ही नहीं बाद में ना, उसको इन्फोर्सेबल ही नहीं कर, जब इन्फोर्सेबल करवाने जाओगे तो आप खुद पकड़े जाओगे। अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, किसकी वजह से इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से, जैसे कि रिटन डॉक्यूमेंट तो था, ठीक है, आप जो है वो प्रॉपरली उसके पास नोटरी पब्लिक के पास गए थे, लेकिन नोटरी पब्लिक ने क्या करा, उसमें प्रॉपर स्टाम्प्स ही नहीं लगाए, जिस कारण जो है वो क्या हो गया, ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को लेकर आप क्या कर सकते हो, केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब है प्रॉमिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, यदि फिर भी बीच में से किसी को समझ नहीं आएगा तो दोबारा से बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो राउटर है उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा है, यहाँ फोन से कनेक्ट करा हुआ है मैंने,
बट ये कि अभी थोड़ा ठीक चल रहा है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो अभिजीत जी, मोहम्मद जी, ललिता जी, रेखा जी, ठीक है, सभी जो है वो सभी से बोलती हूँ कि आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम या कहीं भी यदि मैं ही कभी ऐसा फ्लो में थोड़ा सा गलत भी कह देती हूँ तो आप मेरे को तभी बता देना, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो एकदम से मतलब उसी टाइम बोल देना, ठीक है। इसके अलावा हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन 2B में दिया गया है प्रॉमिस। यहां पर बोला है कि जब भी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, एक पार्टी ऑफर कर रही है, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। यहां पर बोला कि व्हेन अ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसके लिए ऑफर मेड किया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ललिता जी और रेखा जी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर ललिता जी ने कुछ ना कुछ तो ऑफर किया होगा ना रेखा जी को, तभी तो रेखा जी ने एक्सेप्ट किया। तो बोला कि व्हेन अ पर्सन, जिसके लिए ऑफर बनाया गया होता है, ठीक है, वो अपनी असेंट दे देता, अब वो सिग्निफाई कर देता अपनी असेंट को, तब हम कहेंगे क्या कि ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और ये बन जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। और अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉमिस क्या होते हैं। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है, एम्प्लॉइड प्रॉमिस होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, अल्टरनेटिव प्रॉमिस होता है। सेक्शन 9 में दिया गया है, ठीक है, आपका एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉइड प्रॉमिस, ठीक है। रेसिप्रोकल दिया है सेक्शन 2F में, और अल्टरनेटिव प्रॉमिस दिया है सेक्शन 58, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिख के आई हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी को मैं यहाँ लाना ठीक नहीं समझी, इसलिए बिल्कुल वन वन लाइन में जो है यहाँ बनाया गया। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस क्या होता है, व्हेन प्रॉमिस ऑफ एनी ऑफर, किसी भी आप ऑफर को क्या कर देते हो, और एक्सेप्टेंस को इन वर्ड्स में आप व्यक्त करते हो, ठीक है, कि किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति का वादा जो है वो शब्दों में किया जाता है। किसी भी प्रॉमिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस को जो इन वर्ड्स में जो है वो आप क्या करते हो, मतलब बताते हो कि आप मैंने यहाँ जो है वो किसी को जब कोई ना कोई पर्सन ऑफर करेगा तो वो बाय वर्ड्स किसी को कहेगा कि ठीक है कि मैं ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आपसे लेना चाहता हूँ। दूसरा पार्टी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा तो बाय वर्ड्स देगा, ठीक है। जो भी प्रॉमिस हो रहा है वो इन वर्ड्स में हो रहा है। इम्प्लाइड क्या होता है, ठीक है, इम्प्लाइड क्या होता है कि आप जो है वो बाय कंडक्ट से, अदर देन वर्ड, कंडक्ट से ही जो है वो इम्प्लाइडली शो कर रहे हो कि आपका प्रॉमिस हो गया है, ठीक है। तो एक्सप्रेस में हमने क्या देखा कि व्हेन द प्रॉमिस होता है पार्टीज के बीच में, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, वो इन वर्ड्स में होता है, और देन द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, तब हम कहते हैं कि ये प्रॉमिस कैसा हो गया, एक्सेप्ट आपका एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। मतलब ये प्रॉमिस किस तरीके से हुआ, एक्सप्रेस प्रॉमिस हुआ। इम्प्लाइड प्रॉमिस क्या होता है, ये भी वैलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, ठीक है। इम्प्लाइड क्या होता है कि आप जो है वो बाय कंडक्ट, अपने कंडक्ट से शो कर रहे हैं, अदर देन वर्ड की बात करिए, शब्दों के अलावा। जब किसी भी प्रॉमिस या एक्सेप्ट मतलब ऑफर और एक्सेप्ट जो शब्दों के अदर देन जाके, मतलब अदर देन वर्ड जाके जो है वो क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, मतलब किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है और प्रॉमिस बनता है, वो इम्प्लाइड प्रॉमिस बनाता है, ठीक है। देन द प्रॉमिस इज सेड टू इम्प्लाइड, तब हम कहते हैं कि इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या आएगा, बाय वर्ड्स, ठीक है, कि आप बोलकर जो है वो कोई ना कोई प्रॉमिस कर रहे हो, और इम्प्लाइड में आएगा कि आप कंडक्ट से शो कर रहे हो, ठीक है, कि या कंडक्ट से या आप इशारा करके या बोल कर नहीं, एक्सप्रेसली आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन सिर्फ आपके वर्ड अदर देन वर्ड जो है वो शो हो रहा है कि यहाँ क्या होगा, आपका प्रॉमिस। या तो आप देखो कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम हर एक पर्सन जो है वो डेली लाइफ में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कि आप एक शॉप में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक शॉप में गए और आपने बोल दिया कि मेरे को क्या दे दो, 20 kg जो है वो राइस दे दो, ठीक है। और उस शॉपकीपर ने जो है वो 20 kg जो है वो आपको राइस दिए, और आपने जो है वो आपको रेट पता था और आपने पूछा नहीं, और जो भी उसका पैसे थे, ठीक है, उसको आपने वहीं पर उसके सामने रख दिया, आपने कुछ बोला नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं, या आप जो है मतलब आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, और उसको पैसे दे दिए और आप वापस आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेस आ जाएगा। इम्प्लाइड कि आपको सामने से दिख रहा है कि वहां पर 20 kg जो राइस है उसका पैकेट पड़ा है, मतलब रखा है, तो आप इशारा करते हो कि वो मेरे को दे दो, ठीक है, मतलब इशारा करते हो, और अब आप इशारों में ही जो है उसको पैसे भी देके चले आते हो, तो वो होता है इम्प्लाइड।
ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, सेक्शन 2F में दिया गया है, ये बोला है प्रॉमिस which from the consideration for each other that is called reciprocal promise। ऐसे प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए जो है वो विचार करते हैं, कंसिडर मतलब यहाँ पर हिंदी में गलत है, विचार यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन की बात करी जा रही है बेसिकली, ठीक है, कि प्रॉमिस विच द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, जहां पर कंसिडरेशन कैसा होता है, मतलब दोनों पार्टीज क्या करती है, कंसिडरेशन लेन देन करती है। ऐसा होता है कि किसी किसी प्रॉमिस में कोई ऐसी पार्टिकुलर गुड्स एक पार्टी डिलीवर करे, दूसरी उसकी पेमेंट कर रही है, लेकिन जब बात आती है कि कोई ऐसा प्रॉमिस हो रहा है जिसमें आप दोनों पार्टी क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन कर रहे हो विद ईच अदर, तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक संवादी जिसे हम कहते हैं। अब अल्टरनेटिव प्रॉमिस क्या होता है, 58 में दिया गया है, सेक्शन 58 में अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज वन विच ऑफर द चॉइस ऑफ वन ऑफ थिंग, जब आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, कि आपके पास विकल्प होते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में चुनने से, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल किसी शॉप में जाते हो, तो आप एक ऐसे मिनी मार्ट में गए, तो आपको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांड की वही सेम चीज आपको अलग अलग कंपनी की मिल जाएगी, ठीक है, तो वो जहां आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, या किसी भी तरह का जो है वो आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है वो किसी के पास गए कि मेरे को हॉर्स जो है वो खरीदना है, घोड़ा चाहिए, उसके पास बहुत ज्यादा है, उसने बोला कि ठीक है आप ले लो, मतलब कोई सा भी ले लो, अल्टरनेटिव प्रॉमिस होता है जहां पर क्या हो, एक से ज्यादा विकल्प हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की, सेक्शन 2D में दिया गया है कंसिडरेशन, और जल्दी से जो है कमेंट करके बताएंगे सेक्शन 2D के अलावा कंसिडरेशन कहां बताया गया, ठीक है। कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पर सेक्शन 2 में डिफाइन किया है द टर्म कंसिडरेशन, यहां पर बोला कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिस और अदर पर्सन, जब बोला है कि जो वचनदाता है जिसने कि प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि जो बोले एक प्रॉमिसर है जिसने कि प्रॉमिस किया, ठीक है, वचनदाता जिसने प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसर कौन होता है, जो प्रॉमिस ऑफर करता है, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेस जो है वो सेक्शन 9 में एम्प्लॉयड बाय कंडक्ट, यस, सेक्शन 9 में रेसिप्रोकल फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यस, और अल्टरनेटिव में चॉइस अवेलेबल, यस, ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद जी, ठीक है। और सेक्शन 2D में बोला कंसिडरेशन दिया गया जिसमें ये बोला कि कोई भी अब देखो कि प्रॉमिस होता है ना, तो जो पर्सन ऑफर करता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉमिसर, और जो कि एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी, ठीक है। इन वर्ड्स को याद रखिएगा, वैसे तो मेरे को ऐसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इजी भी होता है, ठीक है, बट ये हो सकता है कि काफी टाइम के बाद यदि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यहां पर बोले जब वचनदाता जो प्रॉमिसर है उसकी इच्छा पर, या वादा या किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर प्रॉमिसी और डज समथिंग then it is a valid consideration, जब उनके बीच में कोई ना कोई जो है वो लेन देन होता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन है। सेक्शन 2D में दिया गया है आपका कंसिडरेशन, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट केस क्या है, एक थोड़ा सा केदारनाथ भट्टाचार्य जी, ठीक है, वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है, ठीक है, 1887 का केस है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि टू टाउन हॉल वाज प्लान टू बिल्ड अ हावड़ा, ठीक है, हावड़ा में एक टाउन हॉल बनाने की योजना बनाई गई थी, ठीक है, और इसके आधार पर जो है उसकी सब्सक्रिप्शन फंड इंटरेस्ट और पर्सन और कम अप फॉर द कंस्ट्रक्शन की सभी सदस्य धन और इच्छुक व्यक्ति जो है वो निर्माण के लिए जो है वो आए थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या बनाना है, एक टाउन हॉल बनाना है, ठीक है। और म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ हावड़ा, ठीक है, मिस्टर जो म्युनिसिपल कमिश्नर था हावड़ा का वो है प्लेंटिफ, द प्लेंटिफ एंटर इनटू द एग्रीमेंट,
विद द कॉन्ट्रैक्टर वाज सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान। ठीक है, एक जो हावड़ा के नगर आयुक्त थे, म्युनिसिपल आपके कमिश्नर थे, ठीक है, उन्होंने बागी के नए ठेकेदार के साथ जो एक समझौता किया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की और सब्सक्रिप्शन योजना में वृद्धि के साथ साथ निर्माण की लागत में भी वृद्धि होगी, कि उन्होंने जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट किया और सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कॉस्ट को भी बढ़ा दिया, जो उनका ठीक है, उनकी आय को देखते हुए उन्होंने व्यय भी जो है वो बढ़ा दिया, 20,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए जो है कर दिया। अब क्या हो गया, ठीक है, defendant made a subscription to pay 100 rupees for the construction of town hall. However, he refused to pay the amount. यहां पर बोला कि प्रतिवादी ने टाउन हॉल के निर्माण के लिए 100 रुपए का भुगतान जो है वो करने के लिए सदस्यता ली, हालांकि उन्होंने राशि का जो है वो भुगतान करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहां पर तो प्लेंटिफ कमेंट्स एंड एक्शन टू क्लेम द अमाउंट, और उसके बाद जो है वो प्लेंटिफ ने क्या करा कि इस राशि को जो है वो क्लेम किया, इस अमाउंट को क्लेम करने के लिए एक्शन लिया, कार्यवाही शुरू कर दी। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया इवन द डिफेंडेंट does not benefit from the promise he made for the charitable purpose. ठीक है, he is liable to pay amount. यहां पर बोला कि भले ही, अदालत ने माना, भले ही प्रतिवादी को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जो है वो किए गए वादे पर से लाभ नहीं होता, लेकिन वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कि वह अपने वादे के लिए जिम्मेदार है, जो उसने प्रॉमिस किया है उसके प्रति जो है वो जिम्मेदार है। एक बार जो उसने प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है, जिस तरीके से वहां पर काम शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस शुरू होने के बाद वापस जो है वो उसको नहीं लिया जा सकता। और इसने ये कहते हुए भी कानून के शासन की पुष्टि की कि प्रॉमिसर की इच्छा से जो है किए गए किसी भी कार्य को अनुबंध के विचार कंसिडरेशन की पूर्ति में जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्ट डन एट द विल ऑफ प्रॉमिसर, जो भी एक्ट आप कर रहे हो, ठीक है, किसकी विल से, प्रॉमिसर, जिसने खुद से ऑफर किया था, आप उसकी विल से जो है वो काम कर रहे हो, तो विश इज टेकन टू फुलफिल द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर जो है वो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप जब आपकी इच्छा पर काम हो रहा है तो आप उसको प्रॉपर पेमेंट भी दोगे, उसका कंसिडरेशन भी दोगे। ठीक है, इसके अलावा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर फॉर्म वॉलंटरली बाय अ सिविल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के अनुबंध हैं, ठीक है, जो कि नागरिक दायित्वों के माध्यम से जो है वो स्वेच्छा से बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है कि जो वॉलंटरली बनाए जाते हैं सिविल ऑब्लिगेशन के लिए। तो दे आर फॉलोज, पहली है कि हमारे अडहसन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, असंजन अनुबंध जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बोल सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, दिस इज अ टाइप, ओके अभिषेक जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग पार्टी। ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध वे होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि मजबूत स्ट्रॉन्ग पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये एक प्रकार का अनुबंध है। ठीक है, ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इसे चुने या ना करें, और यहाँ पर ऑप्शन होता है फॉर डू और डू नॉट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट द स्ट्रॉन्गर पार्टी और वन दैट हैज बार्गेनिंग पावर। ठीक है, एक पार्टी के पास जो है वो क्या होती है, बार्गेनिंग की पावर होती है। ठीक है, लीव द अदर पार्टी विद चॉइस वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, उसके पास चॉइस होती है कि वो एक्सेप्ट करना चाहे और रिजेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, और मतलब एक ऐसी पार्टी है जहां पर जो है वो बनाए जा रहे हैं जिसमें ऑप्शन है, अल्टरनेटिव। हमने देखा ना कि अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस होते हैं, अल्टरनेटिव जहां पर क्या है, पार्टी के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो करना चाहे तो कर सकता है, दूसरा पार्टी करना चाहे नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग पार्टी के पास जो है वो बार्गेनिंग की पावर होती है। जैसे आप शॉप में जाते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं कि
बहुत ज्यादा ऑप्शन है कि आप किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। एक पार्टी के खुद की विलिंग पर डिपेंड है कि वो इसको एक्सेप्ट करना चाहे या उसको रिजेक्ट करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब है कि आपका अलेटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर बोले दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्वॉल्व है म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहां पर पार्टीज जो है वो पारस्परिक समझौते से जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो कि आपके अप्रत्याशित घटना, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के बाद जो है सिस्टम में आता है। ठीक है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, एक्सीडेंट और नेचुरल क्लाइमेटी के बाद जो है आपको देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टी हैव एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहां पर क्या होता है कि दोनों पार्टीज को क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, रिस्क का। यहां पर दोनों पार्टीज को जो है वो खतरा होता है, जोखिम का। जैसे कि फायर और कार इंश्योरेंस आप करते हो, तो ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके। ठीक है, अलेटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अलेटियर। ठीक है, समझ आ गया कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें दोनों ही पार्टी क्या करती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है। इतना याद रखिएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है। साथ ही साथ जो है वो किसी, ये जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आते हैं कि या तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस की कोई ऐसी जोखिम घटना होगी जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध दोनों पक्षों के पास जो है वो जोखिम का एक तत्व है। जैसे कि आप कार इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो क्यों करवाते हो कि हो सकता कभी ऐसा हो गया कि कभी किसी दूसरे पर्सन का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। थर्ड पार्टी रिस्क भी जिसे हम कहते हैं, मोटर व्हीकल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे इस सिलेबस में बिल्कुल 2 या 3 टॉपिक ही पूछे गए हैं, तो हम थर्ड पार्टी रिस्क भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो गया कि मेरी गाड़ी से किसी दूसरे को नुकसान हो गया, तो वहां पर मैं क्लेम नहीं कर, मैं उसको क्लेम नहीं दूंगा, वहां पर इंश्योरेंस पार्टी देगी। और आपने कई अपने जैसे कोर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देती है। हाँ, केसेस को सेटल होने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ, अलिटरी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रिस्क, यस यस यस, जो कि रिस्क से मतलब आपको जोखिम का एक तत्व होता है उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि आपके फायर और कार इंश्योरेंस कि कभी, अब ये तो श्योरली थोड़ी ना कि कभी एक्सीडेंट होगा ही या नहीं भी होगा, या ये बात कहता है कि अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो गया, तो वहां पर जो है वो कंपनीज जो है वो उसको क्लेम देती है। और आपने कोर्ट में देखा होगा कि जो एमएससीटी के केस होते हैं ना, तो उसमें क्लेम बहुत मिलता है लोगों को। बट ये होता है कि कभी ये हो गया कि किसी की जान चली गई है, तो उस परिवार को पीछे जो है वो सहारा मिल जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ जो है वो मिलता है, 12% इंटरेस्ट लगता है कि जब से केस स्टार्ट हुआ है तब से जो है वो कितना अमाउंट बनेगा, तो 12% इंक्रीज करके जो है वो काफी ज्यादा कंपनी जो है वो पे करती है, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी होती है ना कि पे करना। अब देखो कि कितनी, अब देखो हर एक घर में जो है आपको देखने को मिलेगा कि व्हीकल तो होता ही है ना, कि कभी किसी ने 2 व्हीलर रखा है, किसी ने 4 व्हीलर रखा है, और अब तो जो है वो काफी ज्यादा लॉकडाउन के बाद तो लोगों ने काफी ज्यादा पर्सनल व्हीकल रख रहे हैं। पहले तो था कि लोग बसेस में जो है वो अपना सफर कर भी लेते थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा लोगों ने अपना पर्सनल व्हीकल रखे होते हैं। तो उस व्हीकल की, और आप देखो कितनी व्हीकल है, सबकी इंश्योरेंस होती है, और इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना हर एक व्हीकल से जो है वो। बेयर एक्ट में नहीं है ये। हाँ, बेयर एक्ट में ये जो बेयर एक्ट में जो है वो ये सब चीजें नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस देखा ना, मतलब ये तो है लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं ना किया हुआ है वहां पर। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तो है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बेयर एक्ट में नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं, पढ़ लो तो ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो अडहेजन, दोबारा से बता देती हूँ तो है ना, कि ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रांग पार्टी होती है, मतलब एक ऐसी पार्टी, अब देखो कि आपने कोई ऐसा जैसे कि जिन पर आपको प्राइस टैग लगे तो जिन चीजों पर, वो तो होता है इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि आपको एक जो है वो हॉर्स खरीदना है और उसके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, वहां पर स्ट्रांग पार्टी हो गए कि आप जो है खरीदना चाहते हो, लेकिन ये है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है। तो जब आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि मेरे को ये नहीं ये चाहिए, लेकिन और चाहिए भी इतने पैसे नहीं, करते हो ना आप, लड़कियों में तो बहुत ज्यादा ये वाली चीज बहुत डेवलप होती है कि बार्गेनिंग करना जो है वो आती है लड़कियों को, ठीक है, पहले मम्मी वगैरह लोग करते थे, लेकिन अब जो है हमें भी आ गई है ना ललिता जी। तो अब तो हम भी अच्छी खासी शॉपिंग करने जाएं तो इस तरह की बार्गेनिंग कर लेते हैं। हाँ, लड़के होते हैं जो कि ऐसे ही उठा के ले आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज महंगी है कौन सी सस्ती है, उनको चीजें देखनी नहीं आती है ना, मेरे भाई को भी बहुत डांट पड़ती है इस मामले में। लेकिन यहाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही थी वो तो, कि ताकि क्लास जो है वो बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है, कि आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए जो है वो यहाँ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है बार्गेनिंग करने के लिए, ठीक है। और दूसरी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि जहां पर आपको पास रिस्क होता है कि दोनों पार्टीज को, यहाँ पर कार इंश्योरेंस कंपनी को भी है ना, कि कभी किसी का जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो पैसे तो उसको भी देने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि आप उस रिस्क को उठाने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है। ये तब एग्जिस्टेंस में आते हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए, ठीक है। और द्विपक्षीय और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बायलेटर और यूनिलेटर, ठीक है, इसको तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो बायलेटर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करते हैं टू पार्टीज, ठीक है, बोथ पार्टीज यहाँ पर ऑब्लाइज होती हैं वन परफॉर्मेंस फॉर और अब्सटेनिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस एनी एक्ट, ठीक है, कि बायलेटर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर जैसे कि दो पार्टीज हैं, ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, और दोनों पार्टीज क्या होती है, ऑबलाइज होती, ठीक है, कि इन दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों पार्टीज जो है वो बहुत सभ्य पार्टीज हैं और उन्होंने, उनकी पूरी इंटेंशन है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना हम उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहां पर दोनों पार्टी जो है वो अपने प्रदर्शन या अनुपस्थित, जहां जहां जो उस ड्यूटी उनको दी गई है, यहाँ पर उनको बोला गया कि आप इस मामले में कुछ नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, यदि उनको बोला गया कि आप इस पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करोगे तो वो करो, ठीक है। तो इट इज सेड कॉल्ड, इसलिए हम इसे टू साइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होती है टू वे प्रॉमिस, ठीक है, कि इसमें जो है वो टू वे प्रॉमिस होते हैं, यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, इन दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने किया इसके साथ और ये भी बोल दिया कि आप भी दोनों ही क्या करोगे, अपनी अपनी जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप उसको फुलफिल करोगे। मीनवाइल यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जहां पर विच द प्रॉमिस इज मेड ओनली वन पार्टी, यहां पर सिर्फ ऑफरर जो है ना, ठीक है, दे कंसिस्ट एन ऑफरर और ऑफरी, यहां पर हो सकता है कि ऑफरर के द्वारा या ऑफरर के द्वारा ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो वो होती है यूनिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मीनवाइल इतना समझ लीजिएगा कि जो वायलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है वाई वाई से याद रखेगा कि वाई दो, बोथ पार्टी से याद रखेगा, यहां पर दोनों पार्टीज क्या है, ऑब्लाइज होती हैं वन अनदर फॉर परफॉर्मिंग और अब्सटेनिंग टू परफॉर्म एन एक्ट, ठीक है। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच प्रॉमिस इज मेड, जिसमें दोनों पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती हैं, ठीक है, और सॉरी विच द प्रॉमिस इज मेड ओनली वन पार्टी, ठीक है। इसमें क्या थी, वायलेटेड में दोनों पार्टीज, यूनिलेटेड में ओनली वन पार्टी, ठीक है, चाहे वो क्या हो सकता है, ऑफरर भी हो सकता है, ऑफरी भी हो सकता है। ऑफरर जो है वो प्रॉमिस करता है परफॉर्म एक्शन करने के लिए एंड बाउंड बाय लॉ, यहां पर एक पार्टी, ठीक है, यहां पर बोला कि जो ऑफरर होता है वो क्या होता है, अदालत के लिए जो है वो बाध्यकारी नहीं, ठीक है, प्रस्तावकर्ता की कार्यवाही को बाधा करता है और ऐसा करने पर जो है वो कानूनी बाध्य होता है और पेश करता जो है वो अदालत के
लिए जो है वो बाध्यकारी नहीं। ठीक है, भले ही अनुरोधित कार्यवाही को निष्पादित करने में वो विफल रहता है क्योंकि वह कुछ बाधा जो है वो नहीं करता। ठीक है, यहां पर बोला कि एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है। यहां पर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है, और चाहे वो ऑफरर हो सकता है चाहे ऑफरी हो सकता है, और जो पार्टी जो है वो प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, मतलब जो कि ऑफरर है, ठीक है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं ये पर्टिकुलर जो है वो परफॉर्म करूंगा, कोई भी एक्शन करूंगा, ठीक है, और वो बाउंड है बाय लॉ। ठीक है, और यदि वो जो है वो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं भी करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, अब बाइलेटर और यूनिलेटर समझ में आ गया होगा, समझ आ गया ना। बाइलेटर में हमने क्या देखा, जहां पर दोनों पार्टीज, जैसे कि दोनों पार्टीज अच्छी हैं, मतलब सभ्य हैं दोनों ही, और दोनों ही ये मानती हैं कि यदि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तो मेरे को वो परफॉर्म करना है। दोनों पार्टीज यहां अपने अपने एक्ट को परफॉर्म करती हैं। यूनिलेटर में क्या है, ओनली वन पार्टी, चाहे ऑफरर हो सकता है चाहे एक्सेप्टर्स होता है, एक्सेप्ट मतलब जो ऑफर ही है, ठीक है, जिसको आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एक मैं समझाती हूँ। वैसे एक स्लाइड के बाद एक स्लाइड खाली रखनी चाहिए थी ना। अब प्रॉमिसर कौन होता है, जो कि ऑफर करता है, ठीक है, ऑफरर जिसे हम कहते हैं। और प्रॉमिसी कौन होता है, कौन, जिसे हम ऑफरी कहते हैं, ठीक है, ऑफरी कहते हैं। और इसके अलावा ये समझ आ गया ना, प्रॉमिसर कौन होता है, जो ऑफर करता है, और प्रॉमिसी कौन होता है, जो कि ऑफरी होता है, जिसको आप प्रॉमिस कर रहे, मतलब जिसको आप जो है वो ऑफर कर रहे, और प्रॉमिसर भी हो गया। और एक्सेप्टर कौन होता है, जो कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसको भी ऑफर किया गया। अब यूनिलेटर और वाइलेटर समझ में आ गया होगा। वाइलेटर में क्या होता है, बोथ पार्टीज जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या है, ऑब्लाइज होती है। इस पार्टी को पता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर काम करना है जो कि दिया गया है, इसको पता है कि मेरा इसके द्वारा जो एक्ट किया गया है वो मैं परफॉर्म करूंगा। यूनिलेटर में क्या होता है कि ओनली वन पार्टी जो है वो परफॉर्म करती है, और यहां पर यदि दूसरी पार्टी कोई वायलेशन भी कर देती है तो वहां पर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हम बहुत अच्छे से समझ रहे, जहां पर क्लियरली वर्ड्स और डॉक्यूमेंट ऑरली या रिटन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वहां पर दोनों पार्टीज जो टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सप्रेसली क्लियरली डिफाइन करी होती है रिटन डॉक्यूमेंट में, या ऑरली जो है वो बताई गई होती है। इम्प्लाइड क्या होता है कि देयर इज नो ऑरल और रिटन टर्म इन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जहां पर कोई भी रिटन और ऑरल टर्म जो है वो डिफाइन नहीं किया होता, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो ऑरली और रिटन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एज्यूम किए जाते हैं ओइंग द फैक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि ये क्या है कि एक फैक्ट ऑफ पार्टीज पर जो है वो जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेस में आप समझ गए ना कि बाय रिटन या ऑरली। ठीक है, कि आप एक्सप्रेस करते हो उसको ऑरली और रिटन, क्लियरली जो है वो शो किया जा रहा है, आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट बना रहे हो, समझ आ रहा है ना। और इम्प्लाइड में क्या होता है, बाय कंडक्ट। ठीक है, बाय कंडक्ट ही जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे। एग्जाम्पल दिया है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक चिकित्सक से जो भी एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, और वह किसी बीमारी या बीमारी के निदान होने की उम्मीद करता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है, और इसकी इलाज की सलाह के लिए जो है वो, और उसे इलाज की जो है वो सलाह दी जाती है। ठीक है, और ये एक निहित अनुबंध है, ठीक है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर पेशेंट जो है कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट जो है वो कैपेबल है ऑफ सुइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर माल प्रैक्टिस। ठीक है, और एक रोगी जो है वो कदाचार के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी पर मुकदमा करने में जो है सक्षम है। समझ आ गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऑरल या रिटन टर्म जो है वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन जो है वो कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया, और उसको ऐसे ही लगा, उसने जो किया कि मेरे को लगता है कि मेरे को बीमारी है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो उसने मेडिकल जो उसको उसने प्रिकॉशंस लेने के लिए, या उसने कहा कि आप जो है वो अपना इस तरीके से रेस्ट करो, वो दवाई जो है वो आप इस तरीके से लो, ठीक है। लेकिन कल को ऐसा हो जाता है कि वो पर्सन जो है वो उस दवाई के खाने से ज्यादा बीमार हो जाता है, तो कल को ये नहीं बोला जाएगा कि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। और वो कैपेबल है स्यू करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, बाय कंडक्ट। यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ऐसा थोड़ी ना हुआ कि वहां उन दोनों ने कोई आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया हो, ठीक है। अब वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वेरी बिगिनिंग जो इलीगल होते हैं, ठीक है, और फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग होल्ड नो वैलिडिटी अंडर लॉ। जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो इन्हें इलीगल भी माना जा सकता है, और ये वेरी बिगिनिंग इलीगल नहीं है, तो ये वेरी बिगिनिंग, जैसे कि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वेरी बिगिनिंग ही क्या होते हैं, आपके वैलिड नहीं होते अंडर लॉ, ठीक है। दे आर हेयर बाय नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि लाइक अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ वन पार्टी, एक ऑप्शन ऑफ अ वन पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड होता है। यहाँ पर अनबाउंडेड पार्टी क्या होती है, कैपेबल होती है टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, दे आर अनबाउंडेड इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, यदि कल को ऐसे पता चला कि ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, तो पहले तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट बिल्कुल बढ़िया हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये पर्सन तो कैपेबल ही नहीं था उस एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो यहाँ पे पर दूसरी पार्टी के पास, बी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट होना चाहे तो हो, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं लेकिन रियल कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई पर्टिकुलर गुड्स मिली, फाइंडर ऑफ गुड्स जिसे हम कहते हैं, कि एक पर्सन जिससे कोई गुड्स फाइंड हुई, ठीक है, जिसे हम फाइंडर ऑफ गुड्स कहते हैं। तो उस गुड्स में जो है वो उस पर्सन का पूरा बायोडाटा लिखा था, तो वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आगे हम जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स की जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स जिसको भी पर्सन को फाइंड हुई है, ठीक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स को उस तक जो है वो पहुंचाएगा। हाँ, उसके लिए यदि वो उससे जो है वो कुछ भी लेना चाहे कि मैंने भाई आपके यहाँ पर आप ये जो आपका पर्स या कोई भी पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आप तक पहुंचाइए, तो आप मेरे को इसका कंपनसेशन दे सकते हो, ठीक है, मेरे को जो है वो मेरा जो भी मेरी लागत आई है वो आप मेरे को दे सकते हो, ठीक है। तो वो उससे डिमांड कर सकता है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लाइक अ रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है वो नहीं होते। रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हम इसे कॉन्ट्रैक्ट तो बोलते हैं, लेकिन रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन आया, ठीक है, और आपके घर में पार्टी के लिए आया, ठीक है, दूर का रिश्तेदार होगा, और आपके घर में जो उसकी ब्रांडेड घड़ी रहेगी, ठीक है, वॉच रहेगी, तो वहां पर एक ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, यदि आपको वो वॉच दिखी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको वहां पर वापस करोगे। तो ये होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। साल्वन डिफाइन करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर द सर्टेन ऑब्लिगेशन, जहां पर किसी पर्सन की सर्टेन ऑब्लिगेशन बनती है, व्हिच आर नॉट ट्रुथ कॉन्ट्रैक्चुअल इन सेंस, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल सेंस में जो है वो आपकी रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती हैं, और सेंस ऑफ रेस्टिंग ऑन एग्रीमेंट, ठीक है, बट विच द लॉ ट्रीट एज दे वर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन थ्रो इट इज इम्पोज बाय लॉ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि भले ही इसको इम्पोज नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है, और इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, भले ही बोला है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एक ऑपरेशन मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना था वैसे नहीं हुआ, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन के बारे में बताता है कि जिस पर्सन को वो पर्टिकुलर गुड्स मिली है, फॉर एग्जांपल के लिए हम फाइंडर ऑफ गुड्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन है जिसको की कोई गुड्स मिली है, ठीक है, फाइंड हुई है, और उसको पता है कि ये गुड्स उस पर्सन की है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि ये किसी सर्टेन ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है, किसी पर्सन की, वह कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑटोमेटिक ही जो है वो बन जाते हैं वहां पर,
ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भले ही ये कानून द्वारा जो है वो नहीं बनाया गया होता है, ये अनुबंध के संचालन से जो है वो नहीं बनाया गया होता है, लेकिन वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाती है, ठीक है। फिर है आपका प्रपोजल। अब बताओ कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस बिल्कुल समझ आ गया। फिर हम प्रॉमिस करेंगे, जनरल प्रॉमिस है, कुछ केसेस भी हैं, कार्यल वर्सेस कार्यल का। फिर हम सेक्शन 10 देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सेक्शन 21 तक जो है हम आज कंप्लीट कर लें, ठीक है। लेकिन जल्दी से बताओ कि अभी कंप्लीट समझ आ गया ना कॉन्ट्रैक्ट के किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्रॉमिस हमने देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉमिस देखा, हमने एग्रीमेंट देखा, तो ठीक है। adhesion. Strong party have a bargaining power, yes, or choice available bilateral and unilateral between the two party. Both are binding to perform unilateral. The only one party is binding only offer. ठीक है। Express contract is clearly written document orally and implied by conduct. Void and voidable contract, void in venitio or quasi contract are not real contract but impose a law, create automatic ही must word relation. Sorry, last word relation. क्या बता रहे हो मोहम्मद जी? लास्ट क्या पूछ रहे हो आप? लास्ट वर्ड रिलेशन। ओके ओके ओके, समझ गई, ठीक है। कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पोज बाय लॉ क्रिएट ऑटोमेटिक रिलेशन। ओके, ठीक है। वैसे समझाते हैं आप इसे पूरा। मैं सोचा पता नहीं कौन सा लास्ट वर्ड पूछ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी को समझ आ गया है? रेखा जी, ललिता जी, आपको भी समझ आ गया है? ठीक है, समझ आ गया। फिर हम करेंगे प्रपोजल, और ठीक है, प्रपोजल के साथ जर्नल ऑफर देखेंगे और फार्मास्यूटिकल केस देखेंगे, एक कार्यल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी केस देखेंगे, ठीक है। ललिता जी कहाँ पर हैं? क्लास में हैं। और सेक्शन 10 में देखेंगे ये पूरे के पूरे हम असेंशियल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि याद रखना भी, और अपनी रियल नॉलेज के लिए भी कि आप लॉ के स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज। आप देखो ना कई ऐसे लॉ होते हैं ना जो कि डिफरेंट डिफरेंट, आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आपका कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको भी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है। सीए वगैरह करते हैं उनको भी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब आते हैं, कमर्शियल लॉ उनको कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रपोजल। हाँ, प्रपोजल और ऑफर जिसे हम कहते हैं। प्रपोजल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रपोजल हैव बीन डिफाइंड व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को, ठीक है, टू डू समथिंग और टू नॉट डू समथिंग, ठीक है, कि जब कोई पर्सन जो है वो अपनी विलिंगनेस को बता रहा है कि दूसरे पर्सन को कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना, ठीक है, कि आपको जो है वो आप मतलब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप मेरे को ये पर्टिकुलर गुड्स दे, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है वो कभी ये भी कह सकता, मतलब एक पार्टी प्रॉमिस करती है, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए, ठीक है, कि विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। किस लिए? ताकि दूसरा पर्सन जो है वो उसके लिए एक्सेप्ट कर दे, अपनी असेंट दे दे टू सच एन एक्ट और ऑब्जिस्टेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस को जो है वो क्या करता है, बताता है, शो करता है कि मैं ये आपको ऑफर करता हूं कि आप मेरे इस पर्टिकुलर कार को जो है वो 20,000 में ले लो, ठीक है, कि आप इसको लेना चाहते हो। यदि दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी वो तो अगली बात है, लेकिन जब आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो, जब अपनी विलिंगनेस को शो कर रहे हो, तो वो होता है प्रपोजल, ठीक है, जिसको हम ऑफर भी कहते हैं।
समझ आई? द पर्सन मेकिंग द ऑफर प्रपोजल इज नॉन एज अ प्रॉमिसर, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से पहले ही देख चुके हैं। ये पर्सन जो कि प्रपोजल बनाता है जिसे हम कहते हैं क्या, प्रॉमिसर, ठीक है। और ऑफरर, जिसे हम प्रॉमिसर भी कहते हैं, ऑफरर भी कहते हैं, जो कि ऑफर कर रहा है, प्रपोजल जो कि दे रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है। एंड द पर्सन जो कि एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिसी कहते हैं और एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और व्हाट इज जनरल ऑफर, क्या होता है जनरल ऑफर? अब आप देखोगे कि ऑफर कितने टाइप का होता है, ऑफर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बट पता नहीं मैंने कहाँ कितने लिखे हैं, ठीक है। तो इन ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है, ऑफर, जर्नल ऑफर, जर्नल ऑफर होता है जहां पर, और स्पेसिफिक ऑफर, यदि यहाँ नहीं भी है नोट्स में तो आपने पहले पहले भी जो है वो कई बार जो है उसको देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। कुछ एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहे हो, जैसे मैं कहूंगी कि ललिता जी आप मेरी इस पर्टिकुलर कार को 50,000 में ले लोगे, ठीक है, कि मैं इस कार को 50,000 में बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ललिता जी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, उनको ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट तो अभी क्या ही बनेगा, लेकिन अभी मैं उनको ऑफर कर रही हूँ, स्पेसिफिक पर्सन को बोल रही हूँ। अब मोहम्मद जी या अभिजीत जी के बीच में कोई कॉन्टेक्ट होने वाला होगा तो सबसे पहले यदि वो कॉन्टेक्ट करना चाहता तो यहाँ पर कोई ना कोई पार्टी एक दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी ना, जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया जाता है। जनरल ऑफर क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, बहुत ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जो है वो इंटायर वर्ड, यहां पर बोला कि एक ऐसा ऑफर, जनरल ऑफर इज द ऑफर इज एनी ऑफर विच इज नॉट मेड टू डेफिनेटिव पर्सन, ठीक है, क्योंकि इस एक व्यक्ति को, जब हम एक व्यक्ति को ऑफर करते हैं तो वो क्या हो गया, हमने समझ लिया स्पेसिफिक ऑफर। जब एक पार्टी के अलावा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है वो ऑफर दिया जाता है वो होता है जनरल ऑफर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में के लिए आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल जो है वो, मतलब कोई ऐसी कोई आप अपने बड़ा सा शोरूम ओपन किया है और आप उसके बारे में न्यूज़पेपर में बता रहे, या आपके पास जो है वो कार है कोई और आप जो है वो उसके बारे में न्यूज़पेपर पर बता रहे हो कि यदि आप मेरी इस कार को लेना चाहते हो तो 1 लाख रुपीज में ले सकते हो, ठीक है। वो होता है कि जनरल ऑफर, जब आप इंटायर वर्ड इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल, मतलब जिसको भी वो प्रस्ताव समझ में आएगा वो उसको एक्सेप्ट, जो पर्सन जो है वो, तो जनरल ऑफर किस तरह से एक्सेप्ट होता है कि जिसको भी पहले जिस व्यक्ति को वो ऑफर समझ में आया वो पर्सन गया दूसरी पार्टी के पास जिसने ऑफर किया था, उसने न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल देखा कि यहाँ पर जो है वो कोई गाड़ी है बिकने वाली और 1 लाख रुपए में मिल रही है, अच्छी है, तो फोटो में तो देखने के लिए अच्छी लग रही है, लेकिन एक बार चाहे तो हम डायरेक्ट जाके, उसने पूरा एड्रेस नोट किया और वहां जाके चला गया, उसको कार अच्छी लगी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक पर्सन जिसको कि समझ आया, ठीक है, जिसको भी वो प्रस्ताव समझ में आया, ठीक है, उसको अच्छा लगा, उसने स्वीकार कर लिया, वो होता है जनरल ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है जैसे कि सेल के प्राइस टैग लगे होते हैं, तो वहां पर इनविटेशन होता है ऑफर देने के लिए। जब आप उसको, आप वहां पर अब शॉप में चले जाते हो, आप बोलते हो कि मैं इस पर्टिकुलर गुड्स को, ये जो कि यहाँ पर प्राइस लगा हुआ है, कि यहाँ पर लगा है कि ये पर्टिकुलर जो ड्रेस है वो 500 रुपीज में मिल रही है, प्राइस टैग लगा, फिक्स प्राइस टैग है, तो वहां आप उनको ऑफर कर रहे हो कि मैं उस गुड्स को लेना चाहती हूं। अब वो उसको देना चाहता है नहीं देना चाहता है आपको, या किसी और पर्सन को देना चाहता है, तो वो इसकी इच्छा है, ठीक है। ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। आप उनको इनविटेशन दे रहे हो, आप उनको खुद से जो है वो क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो प्राइस टैग होते हैं वो इनविटेशन होते हैं, एक तरफ से इनविटेशन होते हैं किसी पर्सन को कि आप आओ और उसको देखकर आप हमें ऑफर करो कि क्या आपको ये पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर ड्रेस या कुछ भी जो है वो हाउस रेंट पर देना जो है वो एक जनरल ऑफर होता है। हाँ, यदि आप जो है वो हाउस रेंट के बाहर जो है वो एक पर्टिकुलर जो ऐसे होता है ना कि एक जैसे लिखते नहीं है उस पर, क्या बोलते हैं उसको,
चार्ट वगैरह आपने लगाया हुआ है कि आप जो है वो इस घर को रेंट पर देना चाहते हो, तो ये क्या है, का जर्नल ऑफर है। और उसी के लिए आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है, और इसको जो है वो ये घर लेना है, ठीक है, किसी को जो है वो घर की जरूरत है, तो आप उसको फोन करके बोलते हो कि मेरा जो है वो हाउस थोड़ा मतलब खाली हो चुका है, कोई पहले वाला जो रेंटर था वो छोड़ के चला गया है। तो आप जब किसी स्पेसिफिक किसी पर्सन को कॉल करते हो या उससे बात करते हो इंडिविजुअली, मतलब फेस टू फेस भी उसको बोलते हो कि अभी आप जो है हमारा घर खाली हो चुका है, मतलब पहले वाले जो हमारे किराएदार थे वो छोड़ के चले गए, तो वो होता है स्पेसिफिक। और उसी के हिसाब से जब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर अपने घर के बाहर जो है वो आपने पूरा वहां पर लिख के रखा है कि ये घर किराए पर देना है, ठीक है, जिसको भी जो है वो लेना होगा वो आपको डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट करेगा, तो वो होता है जनरल ऑफर। जब आप इंटायर लोगों के मतलब जितने भी वहां पर पब्लिक एट लार्ज लोग हैं, ठीक है, उनको जो है वो सभी को बताते हो कि हमें ये घर किराए पर देना है, ठीक है। तो इसी को हमने टू कंसेप्ट में समझ लिया, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है और जनरल ऑफर क्या होता है, ठीक है। और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, जो प्राइस टैग लगे, जो प्राइस टैग खुद से लगे होते हैं कि वहां लोगों को बोला जाता है कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप हमें आके ऑफर करो, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है, समझ आ गया ना कि आपका जर्नल ऑफर क्या होता है, जर्नल ऑफर, ठीक है, जर्नल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, और इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। कि जर्नल ऑफर जब इंटायर पर्सन जितने भी लोग हैं, ठीक है, मतलब आप जो है वो पब्लिकली लोगों को बोलते हो कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज या गाड़ी बेचनी है या अपना घर रेंट पर देना है, तो आप जो है वो वहां पर बोर्ड लगाते हो, आप जो है वो बोर्ड लगाते हो और लिखते हो कि ये घर जो है वो किराए पर देना है, तो वो होता है जर्नल ऑफर। लेकिन आप किसी और लोगों को ना बताते हुए सबके लिए, हाँ सबके लिए जब जो बोला जाता है तो वो होता है आपका जर्नल ऑफर। और स्पेसिफिक क्या होता है कि जैसे मैं किसी के साथ किसी को बोल रही हूँ कि अब मेरे को पहले किसी ने बोला होगा कि हमें घर की जरूरत है, अब मेरे को पता है कि उस पर्सन को घर की जरूरत है, तो मैं उसको डायरेक्ट बोलूंगी कि अभी हमारे पहले वाले किराएदार चले गए और आपको लेना है तो ले लो, तो वो होता है स्पेसिफिक, जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप जो है वो ऑफर कर रहे, ठीक है। और इनविटेशन टू ऑफर होता है जैसे कि प्राइस टैग, जहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉप में जो है वो प्राइस टैग लगे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग ड्रेसेस में, तो वहां पर लोगों को बोला जाता है कि आप आओ और हमें ऑफर करो कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी होता है कि यहाँ एक पार्टी एक किसी पर्सन ने बोल दिया कि ये जो प्राइस यहाँ पर कोई पर्सन जैसे कोई पार्टी आ गई, ठीक है, और उसको ये पर्टिकुलर ड्रेस जो है वो अच्छी लगी, ठीक है, तो यहाँ ये नहीं बोल सकता ये पर्सन कि मैंने जो है वो ये गुड्स देख ये पर्टिकुलर ड्रेस देख ली थी और मेरे को ये चाहिए चाहिए, यदि मैं नहीं देता हूँ, यदि मैं शॉपकीपर हूँ, यदि मैं नहीं देना देना चाहता हूँ तो नहीं भी दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को ऑफर करा है ना, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बना रहे, मैंने थोड़ी ना कहा पहले कि आपको, हाँ आप यदि कोई आपको प्राइस टैग के बिना यदि आप जो है वो डायरेक्ट मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर ड्रेस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ड्रेस है और यदि आप लेना ले लो, ठीक है, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इनविटेशन टू ऑफर में आते हैं तो आप किसी प्राइस टैग को देखकर जब आप खुद से ऑफर करते हो, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ऑफर दो, जब वो पार्टी ऑफर देगी तो हमें एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो हम हमारी अपनी इच्छा है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब एक केस समझते हैं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड, ठीक है। और यदि आपने ये केस पहले से भी समझा होगा तो यहाँ पर प्राइस टैग की बात करेगी, इनविटेशन टू ऑफर की बात करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था कि जब सामान या तो शो विंडो में या तो दुकान के अंदर प्रदर्शित होते हैं तो ऐसे सामान पर जो है वो मूल्य टैग लगे होते हैं, प्राइस टैग लगे होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि वेदर द अमाउंट ऑफ एन ऑफर, ठीक है, वेदर द अमाउंट एन ऑफर टू सेल द गुड्स एट द प्राइस मेंशन एट द प्राइस टैग, की ऐसे मामले में सवाल ये उठता है कि क्या मूल्य टैग पर उल्लेखित कीमतों पर सामान बेचने की पेशकश, मतलब यहाँ पर जो
सेल आप गुड्स को बेचोगे, आपको वही बेचना पड़ेगा जो कि प्राइस टैग में लिखा गया है, ठीक है। वेदर दैट अमाउंट एंड ऑफर टू सेल द गुड्स एट द प्राइस जो कि मेंशन किया गया है प्राइस टैग में, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हेल्ड हुआ था कि द डिस्प्ले ऑफ गुड्स अलोंग विद द प्राइस टैग मेयरली अमाउंट क्या होता है, इन्विटेशन टू ट्रीट, कि आप जो प्राइस टैग होता है ना वो सिर्फ इन्विटेशन होता है, निमंत्रण के लिए इन्विटेशन होता है, ठीक है। यहां पर यदि कोई इच्छुक खरीदार होगा तो उस उल्लेखित मूल्य पर जो है वो यदि खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, ठीक है। और तो वो सामान खरीदने की पेशकश करता है, ठीक है। यदि वो खरीदना चाहे तो वो बोलता है कि मेरे को ये गुड्स अच्छी लगी है, ये आपकी ठीक है, बढ़िया है, और मैं इस प्राइस पर जो है खरीदना चाहता हूँ। इस प्रकार शॉपकीपर के पास राइट होता है कि वो एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वुड अराइज ओनली द ऑफर इज एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा। अब देखो यदि जैसे मैंने पहले बताया था ना कि प्राइस टैग लगा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ इस केस में भी ये बोला कि ये सिर्फ इनविटेशन है, ठीक है, कि आप इनवाइट कर रहे हो उन लोगों को कि आप ऑफर करो, कि उनको यदि 500 में ये पर्टिकुलर गुड्स लेनी है तो वो आपको बोलेंगे कि आप, ठीक है, कि हमें ये चीज अच्छी लगी और हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बायर होगा, ठीक है, जो कि खरीदार होगा, वो डायरेक्ट उसको शॉपकीपर को बोलेगा। अब शॉपकीपर के पास राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा, ठीक है। जब शॉपकीपर देने के लिए राजी हो जाता तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वुड कैश केमिस्ट का एक केस था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो रैक रैक होते हैं ना, ठीक है, जो कि जो शो विंडो में जो है वो आपके रैक बने होते हैं, वहां पर जो है वो मेडिकल जो मेडिसिन थी वो लगी हुई थी, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं मेडिकल के, ठीक है, वो वहां पर रखे हुए थे प्राइस टैग के साथ, ठीक है। तो वहां पर ये केस जो है वो आया था, ठीक है। हम सिर्फ मैटर समझ रहे हैं कि क्या कुछ मैटर था। अब ये केस है आपका जर्नल ऑफर का। तो कैन ऑफर लीड टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्रस्ताव, क्या जो आप ऑफर करते हो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जर्नल ऑफर की यहाँ पर बात हम देखेंगे। कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का एक केस है। यहाँ पर क्या हुआ था कि इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया था इस प्रोडक्ट के बारे में, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के बारे में, ठीक है, स्मोक बॉल के बारे में, ठीक है, इस कंपनी ने, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एक प्रोडक्ट का नाम था, उसकी एडवर्टाइजमेंट करी और उसमें ये बोला, ये दावा किया, उन्होंने क्लेम किया कि कोई भी पर्सन यदि इस स्मोक बॉल को जो लेता है, ठीक है, उस कार्बोलिक स्मोक बॉल को जो है वो लेता है, ठीक है, इस प्रेस्क्राइब टाइम में, जो कि यहाँ पर आप देखो कि आप कुछ भी लेते हो, ठीक है, चाहे आप दवाई ले रहे हो चाहे कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज ले रहे हो तो वहां पर इंग्रेडिएंट वगैरह सब कुछ लिखे होता है कि ये चीज इस पर्टिकुलर, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये उपभोक्ता, ये जो खरीदने वाला है, ठीक है, कंज्यूमर है, उसकी उसके के लिए जब आप किसी प्रोडक्ट को ले रहे हो ना तो उसको सब कुछ देखना चाहिए, और उस जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप इन प्रोडक्ट को जो उस भी किसी भी तरह से जब उसको प्रिपेयर करोगे तो वहां पर पूरा लिखा जाना चाहिए कि क्या कुछ क्वालिटी है, क्या कुछ क्वांटिटी है उसमें, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वहां पर एक दवाई का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है। तो उसमें दिखा गया था कि यदि आप यहाँ पर कंपनी ने ये क्लेम किया, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एक प्रोडक्ट का नाम था, ठीक है, तो उस कंपनी ने क्लेम किया कि यदि इस स्मोक बॉल को कोई प्रेस्क्राइब मैनर में यहाँ पर नहीं दिया गया था, कि यानी कि 2 सप्ताह, ठीक है, दैनिक में 3 बार, 2 टाइम तक जो मतलब 3 टाइम जो है वो डेली आपको इस दवाई को लेना है 2 वीक तक, ठीक है। तो यदि कोई पर्सन जो है वो उस टाइम भी, जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ था ना कुछ टाइम पहले 2019 में, कोविड-19 आया था हमारे इंडिया में, तो 2020 में ज्यादा फैला था, ठीक है, लेकिन वहां भी जो है वो कार्बोलिक, ठीक है, उस टाइम जो है वो वहां पर इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, जो भी क्या था वही कोल्ड वाला, जैसे हमारे यहाँ था कोविड-19 वैसे ही वहां पर बीमारी फैली हुई थी।
तो यहां पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था कि इस स्मोक वॉल को यदि आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, जो कि प्रेस्क्राइब मैनर में, जो कि वहां पर लिखा गया, ठीक है। ओके मोहम्मद अभिजीत जी, ठीक है, मैं आपको जो है वो बता दूंगी इस केस का ईयर भी, ठीक है। ठीक है, लास्ट में जो है वो मैं पूरा एक केसेस का ही क्रक्स लेके आऊंगी, उसमें सारे के सारे केसेस को बता दूंगी, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो एक कंपनी थी, उसने एडवर्टाइजमेंट किया कार्बोलिक स्मोक वॉल का, कि यदि आप इसको लेते हो, ठीक है, प्रेस्क्राइब मैनर में जो है वो लेते हो, यानी कि जैसा कि बताया गया है, इस प्रेस्क्राइब मैनर में आप जो है वो उसको लेते हो तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है। इन केस यदि हो जाता है तो मैं हम आपको, हमारी कंपनी जो है वो इमीडिएटली उसको 100 पाउंड जो है वो देगी, ठीक है। और इसी तरह से जो एक कार्लेल नाम की एक लड़की थी, ठीक है, और उसने जो है वो उस स्मोक बॉल को ले लिया और उसको यूज किया जैसा कि प्रेस्क्राइब मैनर में जो है वो बताया गया था, तो ठीक है। और ये बताया गया था कि उसको किसी को भी पर्सन को यदि वो हमारी इस केस हमारी इस दवाई को लेता है, ठीक है, और प्रेस्क्राइब मैनर में उसको यूज करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और इस तरह के प्रॉमिस को देखते हुए जो है वो उन्होंने ये बोला था, इस केस में ये बोला था कि कंपनी यदि किसी को क्या हो जाता है कि इन्फ्लुएंजा हो भी जाता है तो हमारी कंपनी जो है उसको कंपनसेशन देगी। और इसी तरह से कंपनी ने ये देखते हुए क्या कर दिया था, अपनी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ये भी लिख दिया था कि हमारी कंपनी ने 100 पाउंड जो है वो पब्लिक बैंक में सबमिट कर दिए हैं, यदि किसी को भी कोई दिक्कत होगी उसको जो है वो कंपनसेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कार्लेल नाम की एक लड़की थी, उसने जो है वो इस स्मोक बॉल को ले लिया और उस प्रेस्क्राइब मैनर में उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसको फ्लू हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है, और शी फाइल्ड अ सूट, उसने क्या कर दिया कि उसने सूट फाइल कर दिया कि मेरे को तो वही रिकवरी चाहिए, और जैसे कि कंपनी वालों ने जो वो प्रॉमिस किया था कि मेरे को जो है वो क्या चाहिए, अपनी कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, रिकवरी चाहिए, ठीक है, रिकवरी ऑफ 100 पाउंड एज प्रॉमिस, जैसे कि प्रॉमिस किया गया था एडवर्टाइजमेंट। द कंपनी, यहां पर फिर कंपनी डिनाई करने लग पड़ी कि हमारा तो इसके साथ कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की तो हमारे वहां पर आई ही नहीं, ठीक है। और हमने तो, इस लड़की ने जो है वो हमारा ये हमारे साथ बोला ही नहीं कि हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो डिनाई करने लग पड़ी, ठीक है, बिटवीन द कि उनके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि द कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द पार्ट प्लेंटिफ एंड द कंपनी एज सून एज द प्लेंटिफ ब्राउड द स्मोक बॉल एंड यूज them as a prescribed। बोला था यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि उस टाइम जब प्लेंटिफ ने, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया ना, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उस लड़की ने उस दवाई को लिया और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया प्रेस्क्राइब मैनर में, तो ऑटोमेटिक ही क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और ये आता है जर्नल ऑफर में, ठीक है, जर्नल ऑफर में जिस किसी ने फर्स्ट टाइम जो है वो क्या करा, उस ऑफर को देखते हुए, उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए ऑफर दिया था और गर्ल ने एक्सेप्ट किया, यस, ये होता है जर्नल ऑफर में, ठीक है। इस केस में भी यही हुआ था कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी थी उस टाइम, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये आप इस दवाई को कंज्यूम कर लेते हो प्रेस्क्राइब मैनर में तो कोई किसी को यहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी, तो फिर मतलब इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो यहाँ पर उसको जो है वो उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, तो यहाँ पर उसने फाइल कर दिया सूट रिकवरी के लिए, ठीक है, कि आप जैसा कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था उसकी रिकवरी के लिए जो उसने सूट फाइल कर दिया, तो कंपनी डिनाई करने लगी कि भाई मैं तो नहीं देता, ठीक है, हम तो नहीं देंगे, हमारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, ये लड़की कब हमारे यहाँ आई और उसने बोला कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जर्नल ऑफर में क्या होता है, जिसको भी ऑफर पसंद लगा उसने आपको, मतलब उस एक्ट को जो आपने बताया गया था, यदि आप दवाई लेते हो उसको यूज करते हो प्रेस्क्राइब में, उसने वो एक्ट ही कर दिया तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, ठीक है, समझ आ गया ना सभी को। फिर है कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या कुछ एसेंशियल है, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ले डाउन किए गए कंडीशन जो कि ये बनाती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका वैलिड है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तीसरा इंटेंशन होनी चाहिए, उस पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप। ठीक है। और इसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। और कंसिडरेशन शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, जो कंसिडरेशन होगा वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा। अब मेरे को बताओ कि कंसिडरेशन किस तरह से जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ हो सकता है। कि पैसे का लेन देन, जो भी आप लेन देन कर रहे हो, कंसिडरेशन में क्या आता है, जो भी आप जो है वो लेन देन कर रहे हो। ठीक है। जो भी हिंदी मीडियम से है तो वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम जब कंसिडरेशन की हिंदी करते हैं तो यहाँ पर वो विचार आ जाता है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब है कि आप लेन देन कर रहे हो। तो बोला कि ये जो है वो कानून रूप से जो है वो फॉरबिडन नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरह से फॉरबिडन होता है, जब आप इलीगल तरीके से लेन देन कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आप जो है वो किसी को कहते हो कि आप मेरे को कार जो है वो दे देना और मैं आपको 20 kg ड्रग्स दे दूंगा। तो जो इलीगल लेन देन होता है ना, ठीक है, तो वो होता है कंसिडरेशन जो कि फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, कि ऐसा कंसिडरेशन जो कि लॉ के द्वारा निषिद्ध। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी कहां पर दिया गया है, ठीक है, कहां पर दिया गया है कैपेसिटी, जल्दी से जो है वो बताओ। कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस करने की। ठीक है, ठीक है। और आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, लास्ट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है। ये सब जो है वो एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए, तब जो के बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ए ने 1000 रुपीज दिए सी को बी का हाउस चला तू। हाँ हाँ, यदि आप इलीगल तरीके से कोई कंसिडरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, हाँ ये भी आएगा जी मोहम्मद जी। ठीक है, कि आप इस तरीके से कोई इलीगल मतलब गलत कि किसी, अब आप जो है वो, अब देखो कि आप कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको 2 लाख रुपीज जो है वो आपको दूंगा और आप क्या कर दो, इस लड़की का मर्डर कर दो। तो ये भी तो इलीगल है ना। आप किसी के घर को चलाने के लिए जो है वो किसी को पैसे दे रहे हो, जो लेन देन कर रहे हो, वो सब क्या है, इलीगल। ठीक है, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ के द्वारा उसको मना ही करी गई है कि आप ऐसा नहीं करो। और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कैपेसिटी क्या होती है, साउंड में, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए पर्सन, और साथ ही साथ जो है वो क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और जब हमने जुरिस्प्रूडेंस किया था, मोहम्मद जी तो जब से ही क्लास ले रहे हैं, तो जुरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट था लीगल पर्सनालिटी का। तो हमने भी ये भी डिस्कस किया था कि पर्सन जो है वो कब लॉफुली कैपेबल होता है, किसी भी एक लीगल पर्सन जो है वो कब कब एक पर्सन जो है वो लीगली कैपेबल होता है कुछ भी काम करने के लिए। जिसमें हमने पर्सन को देखा था, एक लीगल पर्सन और दूसरा नेचुरल पर्सन। तो लीगल पर्सन में हमने ये देखा था कि कोई ऐसा बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जिसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, उसको हम एक क्या कह सकते हैं, लीगल पर्सन कह सकते हैं। और ये जो अनसाउंड माइंड है कोई पर्सन, और साथ ही साथ कोई क्या है, माइनर है, वो भी लीगल पर्सन के कैटेगरी में आता है। वो भी क्या है, लीगल पर्सन की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है। अनसाउंड माइंड पर्सन तब तक कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब तक कि वो साउंड माइंड नहीं हो जाता। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो ऐसा पर्सन जो कि माइनर है, वो तब जो है वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब तक वो माइनर है। एक बार वो मेजर हो गया तो वो कैपेबल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये देखा था ना कि ये दोनों पर्सन आपका आपको आपने लॉ स्कूल में भी यदि पढ़ा होगा तो आपको यहाँ क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में भी, कि एक अनसाउंड माइंड पर्सन और आपका माइनर पर्सन वो लीगल पर्सन होते हैं या नहीं, तो होते हैं, वो लीगल पर्सन होते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मामले में जो है वो क्या होता है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मामले में क्या होते हैं, ये कैपेबल नहीं होते। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, कम से कम आप जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो कि उसको दूसरी पार्टी परफॉर्म भी कर सके। आप ऐसा तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे जिसको दूसरी पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर सके। लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। अब ऑफर क्या है,
ठीक है। यस मोहम्मद जी, सेक्शन 11 का कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये दिया गया है कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए प्लस मेजर होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। और ऑफर क्या है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया वर्ड ऑफर, और इन्हीं एसेंशियल कंडीशन को देखते हुए जो है वो आपके सेक्शन 21 तक सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज जो है वो कंप्लीट करें, सेक्शन 21 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, यदि कुछ छूट भी जाता तो उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ऑफर क्या है, व्हेन द वर्ड ऑफर और प्रपोजल जो है वो सेम है, ठीक है, कि ऑफर एक फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो बताया गया है कि जब कोई पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को जो है वो दूसरे तक जो है वो सिग्निफाई करता है, ठीक है, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट ऑफर ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंस ही इज सेट मेक अ प्रपोजल। जब एक पर्सन क्या है विलिंगनेस अपनी अपनी इच्छा को व्यक्त करता है कुछ करने के लिए, कुछ ना करने का जो है वो संकेत देता है, तो वो होता है ऑफर। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का। अब बोला है कि द पर्सन हु मेक ऑफर, उसे हम कहते हैं ऑफरर और प्रॉमिसर भी कहते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, अभिजीत जी 45 मिनट रुक जाओ, ठीक है, फिर आप जो है वो अपना आप तो लंच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो हो गया है अभी, है ना, कोई बात नहीं, क्या अब सॉरी कहूंगी इस मामले में, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नेटवर्क इशू था जो कि मेरे हाथ में नहीं था, अदरवाइज मैं आपकी ऐसी क्लासेस लेती नहीं हूँ इतना बार, ठीक है। चलो तो डिस्कस करते हैं, ठीक है, द पर्सन, तभी तो हम थोड़ा सा, यस मैम नीड ब्रेक, ओके, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट जो है वो रुक जाओ, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट रुक जाओ, फिर इसको जो है वो खत्म कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। द पर्सन हु मेक एन ऑफर, एक पर्सन जो है कब, ओके 45 मिनट नहीं तो 15 मिनट, ठीक है, आप लोगों की डिमांड्स को देखते हुए जो 15 का, अब तो 13 मिनट रह गए, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम कल ही करेंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। और अब ऑफर हमने देख लिया कि एक पर्सन जो कि ऑफर करता है उसे हम ऑफरर कहते हैं और प्रॉमिसर कहते हैं, एंड पर्सन जो कि जिसको के लिए ऑफर किया जाता है उसे हम ऑफरी कहते हैं और आपका प्रॉमिस कहते हैं। ऑफर मस्ट बी हाँ 15 मिनट, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी डेफिनेटिव और क्लियर होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल, जो भी आप ऑफर करोगे वो डेफिनेट होना चाहिए, कि आप जो भी प्रस्ताव रखोगे दूसरे के सामने वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे आधी अधूरी बात बता दी और उसके बाद बताया नहीं, और फाइनल होना चाहिए, ठीक है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, एक प्रपोजल कब जो है वो बोला तब एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है और एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता तब जाके एग्रीमेंट बनता है, लेकिन हम कह देते हैं कि ऑफर जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया, एग्रीमेंट या आपका प्रॉमिस बन गया, ठीक है। ऑफरर मस्ट कम्युनिकेट होना चाहिए, कि आप ऑफर और ऑफरी के बीच में, जो ऑफरर और ऑफरर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो अपनी विलिंगनेस को बता सके जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो मेयर डिजायर और विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इनफ, कि आपकी सिर्फ इच्छा है, कि आप सिर्फ अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो, अपनी विलिंगनेस को बता रहे हो, ठीक है, वो अपनी विलिंगनेस को जो है वो अपने माइंड में ही सोच के रखा है, सिर्फ आपकी जो है वो आपकी डिजायर है और विलिंगनेस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनफ नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी विलिंगनेस और डिजायर, ठीक है, इसके बारे में सोचना और उसको अपने उसको अच्छे से व्यक्त नहीं करना, वो इनफ नहीं होता।
ऑफर जो है कब कंप्लीट माना जाता है कि जब वो क्या हो, एक्सेप्टर तक, जिसने एक्सेप्ट करना है ऑफर ही वो पर्सन है, उस तक क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। जैसे हम बोले कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंसेंसस एट इडम, ठीक है, एक लेटिन फ्रेज है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है विच मीन बोथ पार्टी, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए सेम थिंग के लिए और सेम मैनर में, ठीक है, कि दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हैं, ठीक है, समथिंग और सेम मैनर, ठीक है, सही तरीके से और एक भी बात पर एग्री है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है कि, ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्टेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पर बोला है कि व्हेन अ पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई प्रपोजल जो है वो दिया जाता है, जब वो अपनी सिग्निफाई कर देता है अपनी विलिंगनेस को और अपनी असेंट दे देता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब कुछ एक फॉलोइंग एक्सेप्टेंस भी बताई गई है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, कि एक्सेप्टेंस जो होती है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड जो है वो, दोबारा से तो नहीं चला गया ना सिग्नल, ठीक है, कि जो है स्वीकृति एब्सोल्यूट होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए, अयोग्य जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर बोला है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन उसके साथ नहीं लगाई गई, ठीक है, अनक्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड, जिसको आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बोला कि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए, और कोई भी अदर कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर ए ने ऑफर किया सेल करने के लिए अपने लैपटॉप को बी को 35,000 में जो है वो अपने लैपटॉप को बेचेगा, ठीक है। अब बी ने रिप्लाई किया दैट ही विल बाय इट फॉर 30,000, यहां पर बोला है कि उसने बोला, बी ने जवाब दिया कि वो उसे 30,000 रुपए में खरीदेगा। ये एक वैध स्वीकृति नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जैसे कि सेम कंडीशन में, जो जो आपको बताया कि यदि आप उसको 35,000 में लेना चाहते हो, तो यदि आप बोलते हो ठीक है मैं ले लेता हूं, तब ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। जब आप उसको बोलते हो कि नहीं 35 बहुत ज्यादा है, मैं इसको 30,000 में लूंगा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अटैच कर दी ना एक्सेप्टेंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है, या आप ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हो वो कम्युनिकेटेड, या देखो एक पार्टी ने ऑफर कर दिया, दूसरी ने एक्सेप्टेंस कर दिया, ठीक है, अपनी असेंट दी थी, तो वो असेंट किसके पास पहुंचनी चाहिए, जिसने ऑफर किया है उसके साथ कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। तो बोला एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कि जिस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो ऑफरर ने ऑफर दिया है, उसी प्रेस्क्राइब्ड मैनर के द्वारा ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट किया हो। एज मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन ऑफर, इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि ठीक है उसका प्रपोजल मेरे को ठीक लगा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट कम टू नो ऑफ ऑफर, ठीक है, कि स्वीकृति प्रस्ताव जो प्रस्तावकर्ता के लिए जो है वो कि ज्ञान में आनी चाहिए, कि उसके नॉलेज में आनी चाहिए कि उसको मेरा ऑफर पसंद आ गया, ठीक है, कि आप अपने माइंड में सोच लेते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, कि उनके बीच में जो है वो बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पर बोले ए बी को व्हाट्सएप संदेश के द्वारा अपनी स्वीकृति के बारे में ये बताते हुए कहता है कि लेकिन बी डाक के द्वारा अपनी स्वीकृति भेजता है, तो ये अमान्य स्वीकृति होगी जब तक कि बी को ए द्वारा सूचित नहीं कर दिया जाता, मतलब जब तक उनके बीच में प्रेस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग जो है वो सूचित नहीं कर दिया। अब देखो कि ए ने बोला था कि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं और यदि आपको ये ऑफर पसंद आ गया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, लेकिन बी ने क्या किया, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा क्या कर दिया, उसको थ्रू द बाय पोस्ट जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को सेंड कर दिया। तो यहां उसने प्रेस्क्राइब मैनर में, जैसा कि ए ने बताया था उस मैनर में जो है अपनी विलिंगनेस को, अपनी जो असेंट थी उसको व्यक्त नहीं किया, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, जैसा कि प्रेस्क्राइब मैनर में उसने कहा है वैसे ही जो है वो होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मैनर।
अब देखो कि एक्सेप्टेंस ही बताऊंगी, ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसके बाद जो है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद द रीजनेबल टाइम। और एक्सेप्टेंस यदि कहीं ऐसा बोला गया है ना कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है कि मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो विद इन 5 डेज में आप मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे पास भी बेफालतू का टाइम नहीं है बिना मतलब से रुकने का, है ना, कि हर किसी की जिंदगी जो है वो बहुत बिजी होती है। तो आप क्या कर देना, 5 दिनों में मेरे को बता देना, यदि आपको अब ऑफर ठीक लगा तो मेरे को एक्सेप्टेंस दे देना 5 दिनों में। तो यहाँ पर बोला कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी यदि वो कम्युनिकेटेड की जाए विद इन अ रीजनेबल टाइम। Acceptance must be communicated within the limited time or prescribed manner. यदि कोई भी पीरियड फिक्स नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, देन इट मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। तो उसके लिए भी जो है वो एक रीजनेबल टाइम होना, मतलब कम से कम 2-4 दिन में आप उसको बता दो, ठीक है, 8-10 दिनों में बता दो तो रीजनेबल है। ऐसा थोड़ी ना कि एक पर्सन जो है उसको ऑफर करता वो 5-6 महीनों के बाद बोलते कि आपने मेरे को ऑफर किया था, अब तो मेरे को आपका ऑफर अच्छा लगा और मैं उसको परचेज करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बोला है तो एक रीजनेबल टाइम में यदि फिक्स कर दिया तो अच्छी बात है, आप उसमें इस फिक्स टाइम में ही जो है वो उसका रिप्लाई कर दोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे। यदि करना चाहते तो, नहीं करना चाहते रिजेक्ट करना चाहते तब भी उस रीजनेबल टाइम में बता दोगे, ठीक है। कि यहाँ पर बोला है कि बी ने सी को अपनी नई कार मिस्टर सी को बेचने का प्रस्ताव दिया, उसे इस सप्ताह के अंत तक स्वीकृति संचार करने के लिए कहा कि आप जो है वो विद इन एंड ऑफ वीक जो है वो मेरे को बता देना। और सी जो है वो अगले सप्ताह की स्वीकृति का संचार करते हैं और मतलब उससे नेक्स्ट वीक में जाके अपने एक्सेप्टेंस देते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस क्या होगी, आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस हुई है नॉट टू बी जो कम्युनिकेटेड हुई है वो प्रिस्क्राइब बैनर के अंदर नहीं हुई, क्योंकि उसने बोला था कि जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो विद इन द वीक या एंड ऑफ वीक जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसने जो है वो अपना नेक्स्ट वीक में जाके क्या दी, अपनी एक्सेप्टेंस दी। अब है कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, कि उसकी इंटेंशन है, जो ऑफरर है और एक्सेप्टर है, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया है, उन दोनों के बीच में क्या है, इंटेंशन है क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप को, ठीक है, कि उन दोनों पार्टीज की इंटेंशन है वो क्रिएट करना चाहते हैं कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सोशल, चाहे आपका एग्रीमेंट सोशल है, डोमेस्टिक नेचर का है, आपका बिटवीन द स्पाउस है, फ्रेंड है, चिल्ड्रन है, ठीक है, आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये लॉ जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट मेक अ क्लियर वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर पार्टी को जो है वो, पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो आपके नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। अब आप कह दो कि कोई बच्चा कह दे कि मेरी मम्मी ने कहा था कि यदि आप जो है वो 10th में अच्छे मार्क्स लेके आते हो, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होते हो, तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगी। अब वो नहीं देता है तो वो अब यदि उसकी मदर नहीं देके देती है तो उसके खिलाफ केस थोड़ी ना कर देगा बच्चा, है ना। तो जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, लेकिन ये कि कुछ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर लिखित किया गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में जो है वो अच्छे से वैलिड एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो वहां पार्टी, जब पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट जो है वो क्लियरली एंटर होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में और उनकी इच्छा है कि वो वांट करना चाहती, ठीक है, और वो चाहती है कि वो एक किसी लीगल रिलेशनशिप में जो है वो एंटर हो, ठीक है, तब क्या कर सकती हैं पार्टीज जो है वो उसकी इच्छा है कि वो इंटेंशन है उसकी क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप को। इफ एनी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि कोई पार्टी जो है वो फेल हुई है, फिर उसके बाद जब वो दोनों पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन है कि वो क्रिएट करना चाहती है एक लीगल रिलेशनशिप, और फिर उसके बावजूद भी एक पार्टी फेल हो जाती है, उसकी टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करने में फेल हो जाती है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके लिए जो है वो
ठीक है, उसके दूसरी पार्टी को उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उठानी पड़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ओके अभिजीत जी, बस ये एग्जाम्पल है, फिर हम समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर फादर ने जो है वो प्रॉमिस किया था सन को कि वो अपने सन को जो साइकिल खरीद के देंगे जब वो 90% लेके आएंगे एग्जाम में। लेकिन जब उसके फादर जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं उसकी साइकिल को देने के लिए आफ्टर स्कोरिंग 90%, देन ये क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो उस दोनों की इंटेंशन ही नहीं थी क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप। यदि वहां पर फादर जो है उसको नहीं भी लेके आते हैं उसकी साइकिल, तो यहाँ पर सन के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि वो क्या कर दे, अपने फादर के खिलाफ केस फाइल कर दे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। ठीक है, और अभी बता दो समझ आ गया है, इतना बता दो, फिर जो है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा क्लास। ठीक है, ठीक है अभिजीत जी, जितना किया उतना समझ आ गया। मोहम्मद जी, ललिता जी और रेखा जी, रेखा जी हैं क्लास में? बड़ी देर से उन्होंने कुछ बताया नहीं रेखा जी। यस मैम, ठीक है, ओके ना, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू मोहम्मद जी।